अंडर जीएसटी। रिफंड्स काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी का। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं इसके अंदर में। सबसे ज्यादा क्लाइंट्स को, किसी कंपनीज को अगर बेनिफिट करा सकते हैं कोई सीए या कोई भी प्रोफेशनल्स या कोई स्टूडेंट जो भी जीएसटी में है, तो वो थ्रू रिफंड्स करा सकते हैं। मैक्सिमाइज कराना उनका रिफंड काफी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके ऊपर हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि रिफंड्स के ऊपर में हम पहले थियोरेटिकल पार्ट उसका पूरा डिस्कस करेंगे। थियोरेटिकल पार्ट डज नॉट मीन कि हम खाली प्रोविजन डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल इश्यूज जो हम रिफंड में फेस करते हैं, प्रैक्टिकल प्रोसेस हम देखेंगे उसका, उसके और लास्ट में जाके वेबसाइट पे उसके हम ऊपर कैसे आप फाइल कर सकते हो वो हम देखेंगे, राइट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे प्रैक्टिकल इश्यूज, रिफंड क्या होता है, क्या प्रोसेस है, इसका पूरा प्रैक्टिकल बेसिस, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। रिफंड दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से या क्रेडिट लेजर से। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से रिफंड मतलब आपके कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है, आप उसको ले रहे हो। क्रेडिट लेजर में अगर आपका क्रेडिट पड़ा हुआ है तो आप उसका रिफंड। क्रेडिट का रिफंड आप दो ही सूरत में ले सकते हो। वन इज जीरो रेटेड सप्लाईज, सेकंड इज रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। दैट मींस जीरो रेटेड सप्लाईज का मतलब क्या हुआ? जीरो रेटेड सप्लाईज का मतलब हुआ एक्सपोर्ट्स या सप्लाईज टू एसईजेड, इसको हम बोलेंगे जीरो रेटेड सप्लाईज। रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब मैंने जो इनपुट खरीदा और जो आउटपुट बेच रहा हूं, उन दोनों में रेट का डिफरेंस है। मेरा इनपुट का रेट ज्यादा है, आउटपुट का कम है। मैंने इनपुट खरीदा 18 पे और आउटपुट बेचा 12 पे, तो आपका इन्वर्टेड ड्यूटी आएगा उसमें, राइट। ऑप्शंस फॉर क्लेमिंग रिफंड, मैं अगर एक्सपोर्ट्स की बात करूं, सप्लाई टू एसईजेड की बात करूं जो जीरो रेटेड सप्लाईज में आते हैं, तो दो ऑप्शन है मेरे पास क्लेम करने का। सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई अंडर एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। दो ऑप्शन। एलयूटी मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, मैं गवर्नमेंट को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे रहा हूं कि मैं आज तो आपको टैक्स नहीं पे कर रहा, बट कल अगर जरूरत पड़ा तो मैं आपको रेडी हूं पे करने के लिए, अगर मैंने कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड। ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब मान लो आपका इनपुट 100 है, आउटपुट 110 है। एक ऑप्शन ये है कि हम 100 रुपया का इनपुट ले क्रेडिट से, 10 रुपया कैश में भरे और 110 रुपए का रिफंड ले। दैट इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम 10 रुपया नहीं भरे और 100 रुपए का ही रिफंड ले। अगर हम 10 रुपया भर के 110 का रिफंड लेते हैं तो ऑन पेमेंट हुआ, अगर हम 100 का रिफंड लेते हैं 10 नहीं भरते तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हुआ। अब अलग अलग टाइप्स के रिफंड क्या है? नंबर वन, एक्सेस बैलेंस इन द कैश लेजर। अगर आपका एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है कैश लेजर में तो उसका रिफंड मिलेगा, राइट। जैसे कि मैं आपको सप्लाई करता हूं, आप मेरा टीडीएस काटते हो, तो जो टीडीएस आप मेरा काटते हो मेरे कैश लेजर में आता है, उसका रिफंड मुझे मिल जाएगा, राइट। रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट विथ या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, राइट। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज का मैं रिफंड ले रहा हूं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। एक्सपोर्ट क्या होता है उसके ऊपर हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, कब कब रिफंड मुझे मिलता है। रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ टैक्स। सेकंड बुलेट था विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, गुड्स या सर्विसेज। सर्विसेज में आप रिफंड तभी ले सकते हो, गुड्स में आप रिफंड तभी ले सकते हो एक्सपोर्ट में अगर वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है। विथ पेमेंट ऑफ टैक्स का रिफंड ऑटोमेटिक आता है, इसके लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर एप्लीकेशन अलग से देना नहीं पड़ता, ये अपने आप आता है, राइट। जो एक्सपोर्ट हो रहा है विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, उसमें आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का रिफंड आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो एक्सपोर्ट ऑन रिफंड ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, विथ पेमेंट ऑफ टैक्स आप उसका रिफंड अप्लाई कर सकते हो, राइट। रिफंड ऑफ अक्यूमुलेटेड आईटीसी ड्यू टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया आपका इनपुट 18 पे है, आउटपुट 12 पे है, तो आप इसमें रिफंड अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, सप्लाई टू एसईजेड यूनिट या डेवलपर विथ और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। मैंने सप्लाई किया, आप एसईजेड यूनिट या डेवलपर हो, आपको मैंने सप्लाई किया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स या विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, तो इन दैट केस मुझे उसका रिफंड मिल जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैं सप्लाई करता हूँ, राइट। एसईजेड इज जनरली कंसिडर्ड आउटसाइड इंडिया, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता अगर आप कुछ सप्लाई करते हो तो। रिफंड बाय रेसिपिएंट या सप्लायर ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट, जैसे कि ईओयू यूनिट, अगर मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं, राइट, मान लो कि मैं आपको सप्लाई करता हूं, आप ईओयू यूनिट हो, तो इट इज कंसिडर्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट। पहला ऑप्शन ये है कि या तो मैं खुद रिफंड लूं, राइट, मैं टैक्स अपने पॉकेट से पे करके रिफंड लूं, या फिर आपसे चार्ज करूं और पे करूं और आप रिफंड लो उसका, या तो मैं 100 प्लस 18 रुपीज आपसे लेता हूं और फिर डिपॉजिट करता हूं गवर्नमेंट को, तो 18 रुपीज का रिफंड आप लोगे। अगर मैं 100 रुपीज देता हूं, 18 रुपीज अपने पास से पे करता हूं, तो मैं खुद रिफंड लूंगा,
रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी असेसमेंट या अपील, कोई भी डिपार्टमेंट का प्रोसीडिंग हुआ, अपील, असेसमेंट वगैरह की वजह से कोई रिफंड मिल रहा है तो भी आएगा यहाँ पे। रिफंड ऑन टैक्स पेड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई विच इज हेल्ड टू बी इंटरेस्टेड, इसका मतलब कोई भी ऐसा सप्लाई जिसके ऊपर मैंने CS चार्ज किया बट वो बाद में पता चला कि IGST होना चाहिए, तो मुझे IGST पे करना पड़ेगा और CS का रिफंड लेना पड़ेगा, तो वो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर कोई एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स होता है तो उसका भी रिफंड मैं यहाँ ले सकता हूँ। अदर रीजंस की वजह से भी रिफंड आता है तो वो लास्ट बुलेट में आ जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मींस टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब मैं इंडिया से गुड्स को इंडिया के बाहर लेके जा रहा हूँ, उसको आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोलोगे, राइट। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का क्या मतलब हुआ? व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया, रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, सप्लायर इंडिया में है, रेसिपिएंट जिसको मैं सर्विस दे रहा हूँ इंडिया के बाहर है, प्लेस ऑफ सप्लाई जिसको मैं सर्विस दे रहा हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया के बाहर है, राइट। पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, कोई भी ऐसे केस जहां पे पेमेंट जो है मुझे इंडिया के बाहर से अगर मैं कर रहा हूं सर्विस के केस में कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में मिलना चाहिए, या फिर इंडियन रुपीज में मिल सकता है मुझे अगर RBI परमिट करे तो। RBI के परमिशन से मैं इंडियन रुपीज में भी ले सकता हूं अब इन सर्टेन केसेस। बाकी ये चारों कंडीशन जरूरी है। प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन अलग है तो आप उसमें देख सकते हो कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर्विसेज से रिलेटेड। Supply of service and recipient are not merely establishments of a distinct persons. Supply जो है आपका it is not merely establishment of distinct persons. सेक्शन 77 जो बात करता है अगर मैं सप्लाई करूं, अगर मैं गलती से CS चार्ज कर दूं इंस्टेड ऑफ I, तो सेक्शन 77 आता है जो ये बात बोलता है कि a person who has paid CGST SGST on a transaction considered by him to be intrastate supply, मतलब उसको लगा था इंट्रास्टेट है इसलिए उसने CS चार्ज किया, but which is subsequently held to be interstate, तो उसके ऊपर रिफंड में ले सकता, shall be refunded in such manner as may be prescribed. Next, a person who has paid IGST on a transaction which is considered to be an interstate supply, यानी कि मैं IGST पे कर रहा हूँ but later transaction is held to be interstate, later it is held to be intrastate, मतलब मैंने IGST चार्ज किया लेटर वो CGST SGST हुआ तो मुझे रिफंड मिल जाएगा मैंने जो रॉन्ग टैक्स पे किया उसका, और मुझे करेक्ट टैक्स पे करना है लेकिन वो करेक्ट टैक्स जो मैं पे करूंगा वो मैं विदाउट इंटरेस्ट पे कर सकता हूँ, मैं विदाउट इंटरेस्ट चाहूँ तो पे कर सकता हूँ। श्री नानक फेरो अलॉयज झारखंड हाईकोर्ट में ये केस गया था जिसमें पिटिशन ने GSTR 1 सही फाइल किया, लेकिन जब 3B अपना फाइल किया तो गलती से IGST कम रिपोर्ट किया, CGST SGST में पे कर दिया। लेटर ऑन जब वो स्क्रूटनी कर रहा था तो उसको पता चला कि ये तो मैंने गलत पे कर दिया। अब डिपार्टमेंट बोला कि ये तो आपको रिफंड मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको रिफंड तभी मिल सकता है जब आपने गलत लायबिलिटी डिक्लेयर की, गलत लायबिलिटी पे की, यानी 1 3B में आपने दोनों में गलती की और बाद में जाके वो सही हुआ। तो कोर्ट के पास ये केस गया, कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है, आपने GSTR 1 सही फाइल किया अच्छी बात है, बट आपने 3B अगर रॉन्ग फाइल किया है और आपने गलत टैक्स पे कर दिया तो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। फंड्स क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड, सी आप अगर मैं आपसे गुड टैक्स चार्ज करता हूँ 100 + 18 रुपीज 18 रुपया, तो मैं तो आपसे लेके कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, क्या मैं उसका रिफंड ले सकता हूँ? आंसर इज नो। इन नॉर्मल केस आई कैन नॉट टेक द रिफंड। नॉर्मल केस में क्या होगा? नॉर्मल केस में रिफंड अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा। अगर मैंने एक्सेस पेमेंट कर दिया, मुझे पेमेंट करना था मुझे लेट्स से 12 रुपए में GST पे करना था, मैंने गलती से 18 रुपए को पे कर दिया, बट 18 रुपए मैंने आपसे लेके पे किया, तो 12 रुपए तो मेरा खुद का है, 12 रुपए तो मैंने 18 रुपए तो मैंने आपसे ले लिया। अब मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, बोलूंगा कि मैंने गलती से 6 रुपए ज्यादा दे दिए, तो गवर्नमेंट बोलेगा ये आपने थोड़ी बर्डन लिया है, तो आपके बायर ने लिया है, उसको बोलो रिफंड फाइल। तो अगर मैं रिफंड फाइल करता हूँ इन दैट केस, आप फाइल नहीं करते, तो इन दैट केस वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में 6 रुपए चला जाएगा, राइट। कब कब कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा? अगर रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट का रिफंड है, या फिर इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन मेकिंग एक्सपोर्ट, या तो एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स का रिफंड हो या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का रिफंड हो। नेक्स्ट SEZ पेमेंट, SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का रिफंड हो,
या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड हो। इन ऑल दीज केसेस कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा। रिफंड ऑफ टैक्स वेयर सप्लाई नॉट प्रोवाइडेड एंड इनवॉइस नॉट इशू, अगर मैंने सप्लाई की और इनवॉइस इशू नहीं किया, राइट, मैंने सप्लाई की, आपको मैंने एडवांस दे लिया था आपसे 100 रुपए प्लस जीएसटी, अब मैंने आपको फाइनली सप्लाई ही नहीं किया, राइट, मैंने आपको सप्लाई नहीं किया और इनवॉइस भी इशू नहीं किया और फाइनली जाके वो रिफंड हो जाता है, आप मुझसे सर्विस नहीं लेते, तो मैंने तो जीएसटी गवर्नमेंट को दे दिया, तो मुझे उसका रिफंड मांगना पड़ेगा। तो उसका रिफंड मैं मांग सकता हूं अगर वो फाइनली सप्लाई ही नहीं होता। रिफंड ऑफ टैक्स पेड वेयर इंटरस्टेट सप्लाई हेल्ड टू बी इंट्रास्टेट, जैसे मैंने आपको बताया इंटरस्टेट अगर इंट्रास्टेट है या वाइस वर्सा, या फिर अगर आपने बर्डन पास ऑन नहीं किया, जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, होना चाहिए था 12 रुपए टैक्स, मैंने ले लिया आपसे 18 रुपए, व्हाट इफ मैंने आपसे लिया 12 ही लेकिन डिपॉजिट कर दिया 18, 6 रुपए मैंने अपने पास से डिपॉजिट किया, इन दैट केस में उसका रिफंड ले सकता हूं, राइट। नेक्स्ट, अगर जीएसटी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपसे साइन किया, आप मुझसे बोलते हो, मैं आपको बोलता हूँ एडवांस दो आप मुझे, आप मानो कि मैं एक फिल्म स्टार हूँ, राइट, आप मुझे अगर एडवांस दे रहे हो ये फिल्म साइन करने का, आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन का, आपको मैं 5 लेट्स से आपको मैं 1 करोड़ रुपए देता हूँ, राइट, 1 करोड़ प्लस जीएसटी मैंने आपको सप्लाई कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैंसिल हो जाता है। अगर मैंने आपको रिसीट वाउचर दिया था, यानी कि टैक्स इनवॉइस नहीं दिया, आपको एडवांस के लिए रिसीट वाउचर दिया, तो बाद में रिफंड वाउचर देना होगा और उसका रिफंड क्लेम करना होगा। लेकिन अगर मैंने आपको टैक्स इनवॉइस ही दे दिया था, 1 करोड़ का टैक्स इनवॉइस जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अमाउंट दे दिया था, तो अगर मैं कैंसिल करता हूं तब फिर बाद में क्रेडिट नोट इशू होगा 1 ईयर, तो आपको 1 ईयर का क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, और अगर आउटपुट अवेलेबल नहीं है तो एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स के अंडर में रिफंड फाइल करना होगा, दैट मींस 1 करोड़ प्लस जीएसटी, राइट। अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो मुझे अपना जीएसटी कम करना है, अब जीएसटी कम करना है लेकिन बस आउटपुट जीएसटी उतना है ही नहीं मेरे हाथ में और कोई फिल्म ही नहीं है, तो मैं किसके अगेंस्ट कम करूंगा अपना आउटपुट जो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो चाहो तो मैं उस इन दैट केस आल्सो रिफंड फाइल कर सकता हूं, राइट। मैंने आपको या फिर आपको गुड्स भेजा, आपने मुझे गुड्स रिटर्न किया, तो मैं गुड्स रिटर्न करने के लिए क्रेडिट नोट दूंगा, और अगर मेरे पास आउटपुट सफिशिएंट नहीं है कि मैं आउटपुट कम किससे करूं, तो मैं चाहूं तो उसको रिफंड ले सकता हूं उसको। रिफंड अलाउड विद इन 2 इयर्स फ्रॉम रेलेवेंट डेट, कब कब रिफंड 2 साल के अंदर अलाउड है। नॉर्मली आपको रिफंड 2 साल के अंदर लेना पड़ता है रेलेवेंट डेट से। रेलेवेंट डेट क्या है, कब से 2 साल कैलकुलेट करना है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो बाय सी और एयर तो द डेट व्हेन शिप और एयरक्राफ्ट लीव्स इंडिया। अगर आप लैंड के थ्रू करते हो तो द डेट व्हेन इट पासेस द कस्टम फ्रंटियर्स। अगर आप पोस्ट के थ्रू करते हो तो इन दैट केस डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स बाय पोस्ट बाय प्रॉपर ऑफिसर टू प्लेस आउटसाइड इंडिया। अगर मैं इंडिया पोस्ट के थ्रू करता हूँ, फेडेक्स के थ्रू करता हूँ, तो जिस दिन डिस्पैच हुआ गुड्स। डीम्ड एक्सपोर्ट, डेट ऑन विच रिटर्न रिलेटेड टू डीम्ड एक्सपोर्ट इज फर्निश्ड। डीम्ड एक्सपोर्ट कब होगा, जब डेट ऑन विच रिटर्न रिलेटेड टू डीम्ड एक्सपोर्ट इज फर्निश्ड। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज वेयर सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंप्लीटेड बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं और सप्लाई पहले ही कंप्लीट हो गया बिफोर द रिसीट ऑफ पेमेंट, तो रेलेवेंट डेट होगा डेट ऑफ पेमेंट, राइट। इसका मतलब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुआ, सप्लाई सर्विसेज का हुआ बिफोर रिसीट ऑफ पेमेंट, तो इन दैट केस बाद में जब पेमेंट रिसीव होगा तब से 2 साल कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आपने पेमेंट पहले रिसीव कर दिया और इनवॉइस बाद में इशू किया तो 2 साल कैलकुलेट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। दैट मींस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में लेटर ऑफ द टू होगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ इनवॉइस, राइट, तब से आपको 2 साल कैलकुलेट करना है। अगर मान लो कि कोई जजमेंट आया जिसके वजह से आपको रिफंड मिला, इसका मतलब कि आपका कोई जजमेंट था आपके फेवर में आ गया, अब आप गवर्नमेंट के पास गए, मेरा जजमेंट मेरे फेवर में आ गया, रिफंड दो, तो जिस दिन से आपको ऑर्डर मिला उस दिन से। बाकी अनयूटिलाइज क्रेडिट का रिफंड है, जैसे एसईजेड सप्लाई का रिफंड है, तो वो कब से मिलेगा, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। यानी कि आप मानो कि अगर जनवरी 2022 का रिटर्न है जिसका ड्यू डेट है 20 फरवरी 2022, तो 2 साल हुआ 20 फरवरी 2024, तब तक मुझे जनवरी 2022 का रिफंड मिल जाएगा, राइट। पर्सन अदर देन द सप्लायर, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। अगर मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो, आप रिफंड मांगने गए हो गवर्नमेंट से, तो आप जिस दिन गुड्स रिसीव किए थे उससे 2 साल कैलकुलेट करना, उसको छोड़कर बाकी डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके,
नॉर्मली क्या होता है, अगर मैंने रिफंड फाइल किया और रिफंड फाइल होने के बाद गवर्नमेंट को लगा कि इसमें कोई ना कोई एरर है, डेफिशिएंसी है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं दिए, तो वो मुझे डेफिशिएंसी मेमो इशू करेगा। डेफिशिएंसी मेमो जब इशू करेगा मुझे एक नया रिफंड एप्लीकेशन उसके बाद दोबारा फाइल करना पड़ेगा, राइट। तो इन दैट केस इसमें बोला गया है कि जो अगर डेफिशिएंसी मेमो इशू होता है तो जो दूसरा एप्लीकेशन मुझे फाइल करना है वो भी मुझे 2 साल के अंदर ही फाइल करना है, राइट। इसका मतलब आप मानो कि जनवरी 2022 में मैंने रिफंड फाइल किया, जनवरी 2022 का मैंने रिफंड फाइल किया, कब तक फाइल किया, आप मानो मैंने जनवरी 2024 में फाइल किया, 2 साल के अंदर ही किया, बट उसमें डेफिशिएंसी मेमो आ गया और डेफिशिएंसी मेमो के बाद मुझे रेक्टिफाई करके मैंने मार्च 2024 में रेक्टिफाई करके फाइल किया, तो गवर्नमेंट बोलेगा मुझे 2 साल का तो आपका टाइम लिमिट चला गया, आपका हम रिफंड नहीं मानेंगे, टाइम बार्ड है आपका रिफंड। बट इसके अगेंस्ट में काफी सारे जजमेंट्स हैं जो बोलता है कि आपको 2 साल जो है अपने फर्स्ट रिफंड से, यानी कि जनवरी 2024 में जो आपने पहला रिफंड फाइल किया तब से 2 साल कैलकुलेट करना है। उसके ये 3 जजमेंट्स दिए गए हैं, आपको तब से फाइल करना है, ना कि ओरिजिनल डेट से। Applicant may at any time before issuance of provisional sanction order or final sanction order or payment order, refund, withhold order, notice। इसका मतलब बिफोर डिपार्टमेंट मुझे रिफंड सैंक्शन करता है, कभी कभी मुझसे अगर रिफंड में गलती हो जाती है तो मुझे रिफंड विड्रॉ करने का भी ऑप्शन है RFD 01W में, राइट। अगर मैंने गलती से रिफंड फाइल कर दिया, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट मुझे रिफंड दे देगा, मैं क्या करूं, बिफोर गवर्नमेंट मुझे सैंक्शन करता है रिफंड, तब तक मैं चाहूं तो विड्रॉ कर सकता हूं एप्लीकेशन, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स का, राइट। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, इसमें क्या होता है, जब इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है गुड्स तब एक शिपिंग बिल फाइल किया जाता है, राइट। इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करने पे शिपिंग बिल फाइल किया जाता है। नाउ शिपिंग बिल अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स है तो शिपिंग बिल को ही हम मानेंगे एप्लीकेशन फॉर रिफंड, राइट। तो अगर हम इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और शिपिंग बिल फाइल किए तो शिपिंग बिल इटसेल्फ विल बी डीम्ड टू बी द एप्लीकेशन फॉर रिफंड, राइट। It is deemed to be filed when person in charge of the conveyance files an export manifest। मैं गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मैंने इनवॉइस इशू किया, उसके बाद मुझे शिपिंग बिल फाइल करना पड़ेगा विद कस्टम अथॉरिटीज, और जो कन्वेंस का ओनर है, जो गुड्स वेसल का ओनर है, गुड्स लेके जा रहा है, वो एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करेगा, EGM। जैसे EGM फाइल होता है, शिपिंग बिल फाइल होता है, और मैं रिटर्न में अपना इनवॉइस डिटेल्स फाइल करता हूं, तो मैंने जो भी इनवॉइस डिटेल्स फाइल किया है वो उसको मैच करेगा गवर्नमेंट शिपिंग बिल से। यानी कि मेरे GSTR 1 में मैं जो भी इनवॉइसेस अपलोड करता हूं कि ये सारे गुड्स मैंने एक्सपोर्ट किए, गवर्नमेंट मैच करेगा शिपिंग बिल से कि हाँ क्या ये गुड्स वाकई में एक्सपोर्ट हुए थे। अगर ये वाकई में एक्सपोर्ट हुए थे, ये दोनों आपस में पूरा मैच हो जाता है, तो मुझे ऑटोमेटिकली कंफर्मेशन मिलेगा और रिफंड मेरे बैंक में आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, राइट। आप ये बात ध्यान में रखना, लेकिन अगर आपको एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स का रिफंड चाहिए तो आप जितना भी एक्सपोर्ट का अमाउंट अपने 3B में दिखा रहे हैं, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द अमाउंट इन 1। मतलब आप 1 में अगर 5 रुपया भी ज्यादा दिखा देते हो, 3B में कम दिखाते हो, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो 3B का अमाउंट शुड नॉट बी लेस देन 1। और अपना पूरा डिटेल्स, शिपिंग बिल नंबर, डेट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, पोर्ट कोड, जो भी आप GSTR 1 में भर रहे हो, वो इंश्योर करना कि आप शिपिंग बिल से पूरा मैच कर रहे हो, राइट। करेक्ट GSTR 1 इफ इट इज इनकरेक्ट, अगर GSTR 1 इनकरेक्ट था तो आप उसको करेक्ट कराओ, राइट। अप्लाई फॉर अमेंडमेंट ऑफ शिपिंग बिल इफ इनकरेक्ट, अगर आपका शिपिंग बिल में कोई गलती था तो आप शिपिंग बिल का भी अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो EGM फाइल होने से पहले, राइट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये आई थिंक मैं जान रहा हूं, कस्टम्स में आपको कुछ समझना पड़ेगा बिफोर दिस। और अगर आपको देखना है कि कस्टम्स में क्या शिपिंग बिल फाइल हुआ है और इनवॉइस हमने क्या फाइल किया है, तो आपको आइस गेट पोर्टल पे जाना होगा, icegate.gov.in। वहां पे ये 2 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, और वहां पे ये सारी चीजें चेक कर सकते हो कि हमने शिपिंग बिल में क्या फाइल किया और इनवॉइस में क्या, ये सारी चीजें चेक हो जाएंगी। ओके, एरर कोड्स क्या क्या है ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ शिपिंग बिल। SB000 मैंने लास्ट स्लाइड इंटेंशनली कवर नहीं किया क्योंकि ये स्लाइड अब 31 मार्च 21 तक ही वैलिड था, अभी तक वैलिड नहीं है, इसलिए मैंने कवर नहीं किया उसको। SB000 जो है, इस आप अगर जाओगे शिपिंग बिल फाइल करते हो, आप ऑनलाइन जाके सर्च मारोगे कि मेरा शिपिंग बिल का क्या स्टेटस है, मेरे इनवॉइस का क्या स्टेटस है, क्या ये सब कुछ अप्रूव्ड है, क्या ये सब कुछ मैच हो रहा है, तो आपको वहां पे अलग अलग एरर कोड्स मिलेंगे।
SB 000 मतलब सक्सेसफुली वैलिड, सब कुछ भी गलती नहीं है, आपको रिफंड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। SB 001 यानी कि शिपिंग बिल में आपकी कुछ गलती है, आप उस शिपिंग बिल को ठीक करा लो, राइट। SB 002 मतलब EGM नॉट फाइल, यानी कि वेसल का जो ओनर है उसको जो एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल करना था कि उसने कौन कौन से गुड्स लेके गया है उस वेसल में, उसने फाइल नहीं किया, तो भी रिफंड नहीं मिलेगा। SB 003 इज GSTN मिसमैच, जो GSTN आपने एंटर किया कि वो मिसमैच, रिकॉर्ड ऑलरेडी रिसीव्ड एंड वैलिडेटेड, ये वैलिडेट हो गया, फिर SB 004 के बाद SB 000 आ जाएगा, वैलिडेट हो गया रिकॉर्ड। SB 005 मतलब वैलिड इनवॉइस नंबर, मतलब इनवॉइस नंबर में आपकी कोई गलती हुई है, राइट। SB 006 यानी कि गेटवे EGM नॉट अवेलेबल, जो EGM है गेटवे वाला वो अभी अवेलेबल नहीं है शिपिंग बिल के इसके वेबसाइट पे, राइट। एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो क्या होगा? एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट में मैंने आपको बताया कि आपको अप्लाई करना पड़ता है रिफंड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको अप्लाई करना पड़ता है। सो पर्सन शैल फर्निश प्रायर टू एक्सपोर्ट अ LUT इन RFD 11, मतलब RFD 11 में मैं प्रायर टू एक्सपोर्ट होने के पहले मैं LUT फर्निश करूंगा और बोलूंगा कि मैं टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करने के लिए तैयार हूं। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे रहा हूं, आपको अंडरटेकिंग करके दे रहा हूं कि मैं टैक्स विद इंटरेस्ट पे करने के लिए तैयार हूं। अगर within a period of 15 days after expiry of 3 months if the goods are not exported out of India, 3 महीने के अंदर अगर मैं गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, 3 महीने प्लस 15 दिन के अंदर मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पाता तो इनवॉइस बनने की, या फिर सर्विसेज है तो मैं 1 साल के अंदर उसका पैसा फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज में रिसीव नहीं कर पाता तो मैं जितना भी एक्सपोर्ट का बेनिफिट है वो वापस देने के लिए तैयार हूं। अब रिफंड अगर मैं लेता हूं तो मेरा क्या फॉर्मूला लगता है रिफंड का? फॉर्मूला है एक्सपोर्ट टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर इनटू IPC। सिंपल, कितना प्रोपोर्शन टर्नओवर मेरा एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई से आया है। जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट को या सप्लाई टू SEZ को, गुड्स को या सर्विसेज को। एक्सपोर्ट टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर इनटू नेट ITC। नेट ITC में माइंड यू आपको सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विसेज का रिफंड मिलेगा, आपको कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलेगा, राइट। जीरो रेटेड सप्लाई में क्या क्या दो चीजें आपको देखनी है। आपको देखना है कि गुड्स जो आपने एक्सपोर्ट किया उसका क्या वैल्यू है वर्सेस जो आप डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हो उसका क्या वैल्यू है। अगर आप गुड्स बेचते हो 200 रुपए में एक्सपोर्ट मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में सेम गुड्स को 100 रुपए में बेचते हो, तो आपका एक्सपोर्ट का टर्नओवर विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू, यानी कि 150 रुपए में डोमेस्टिक वैल्यू में आप बेचे थे उसमें आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। 100 रुपए अगर आपका डोमेस्टिक है, 200 रुपए एक्सपोर्ट है, तो आपको 150 रुपए का ही एक्सपोर्ट टर्नओवर कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। सर्विसेज में इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला में नहीं जाना है। सर्विसेज में आप टर्नओवर में तभी ऐड करोगे जब आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। नंबर 1 पेमेंट भी रिसीव हो गया आपका और आपने एक्सपोर्ट इनवॉइस भी इशू कर दिया, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पे ही आपको रिफंड मिलेगा, राइट। रिफंड टू बी लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग। रिफंड आपको कितना रुपया तक का मिल सकता है? आप रिफंड क्या चीज का ले रहे हो? पहले तो रिफंड आप ले रहे हो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेरा जो पैसा पड़ा है मैं उसका रिफंड ले रहा हूँ, राइट। अगर मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा ही नहीं है और मेरा रिफंड ज्यादा आ रहा है तो क्या मैं उससे ज्यादा ले सकता हूँ? आंसर इज नो। रिफंड तो आप उतना ही लोगे जितना आपका क्रेडिट है, उससे ज्यादा आप ले नहीं सकते, राइट। आप मानो कि आपने फरवरी 2019 का रिफंड, अब मानो आप जैन 2021 में फाइल करते हो, फेब 19 का जैन 21 में करते हो, तो जैन 21 के टाइम पे आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या बैलेंस है वो आपको देखना है। फेब 19 के टाइम पे आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या बैलेंस है वो आपको देखना है। फेब 19 के एंड में बैलेंस, जैन 21 के एंड में बैलेंस, आपको ये दोनों देखना है और इन दोनों का लोअर देखना है और देखना है रिफंड जो मेरा इस फॉर्मूला से आया, जो ये फॉर्मूला है एक्सपोर्ट टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर इनटू ITC, इन तीनों का जो लोवेस्ट होगा उसका रिफंड मुझे मिलेगा। एग्जांपल, बैलेंस आपको जो मिला था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एट द एंड ऑफ फेब 19 वो था 10 लाख रुपए IGST। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जैन 21 में आपको 4 लाख रुपए CGST और SGST दिख रहा है। आपने जब रिफंड कैलकुलेट किया तो आपका रिफंड आया 9 लाख रुपए, सो आपका रिफंड 9 लाख रुपए आपका आया, तो लोवेस्ट ऑफ द थ्री कितना है? 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया आपका एट द टाइम ऑफ फाइलिंग था, तो आपको रिफंड सिर्फ 8 का मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। लोवेस्ट ऑफ दीज थ्री, ये तीनों का लोवेस्ट का रिफंड आपको मिलेगा। अच्छा, आप रिफंड कौन से हेड में क्लेम करोगे? यहाँ पे आप रिफंड आपका एज पर कैलकुलेशन आया, यहाँ पे
आप 8 लाख का तो रिफंड है, आप CS में क्लेम करोगे, कैसे डिसाइड करोगे? पहले आपको देखना है आपके आई में कितना बैलेंस है, आप पूरा आई में क्लेम कर लो। यहाँ पे आई में बैलेंस 0 था, इसलिए रिफंड IGST में 0 क्लेम हुआ। उसके बाद इक्वल रिफंड आप C और S में क्लेम करो, राइट? जिससे यहाँ बोला गया है पहले आपको IGST से रिफंड क्लेम करना है, उसके बाद जो बैलेंस बचा आपको C और S से बराबर बराबर क्लेम करना है। रिफंड प्लानिंग आपको कैसे करनी है? रिफंड प्लानिंग आपको अलग, ये सारी चीजें हैं जिससे आप रिफंड को प्लान कर सकते हो। रिफंड का क्वांटम विद क्लबिंग ऑफ वेरियस मंथ्स, इसका मतलब कि आप ये प्लान कर सकते हो कि कितना रिफंड कितने महीने का आप एक साथ लेना चाहते हो। ये एक बहुत बड़ा प्लानिंग का स्कोप है। आप जैन टू मार्च का एक साथ लेना चाहते हो कि जैन टू अप्रैल का लेना चाहते हो, जैन फेब का अलग अलग लेना चाहते हो। आप मानो कि एक महीने में आपका रिफंड 1 लाख पॉजिटिव है, दूसरे में -60,000 है, तो आप अगर दोनों का एक साथ लेते हो 40,000 का रिफंड मिलेगा। लेकिन आप खाली एक महीने का लेते हो दूसरा नहीं लेते तो आप 1 लाख का एक मंथ में लोगे, दूसरे मंथ का लोगे ही नहीं, राइट? तो या तो एक ऑप्शन है कि आप 2 महीने जनवरी फरवरी का क्लब करके लो 1 लाख -60 40,000, या फिर आप जैन का लो फेब का लो ही मत, तो 1 लाख रुपीस आ गए। तो ये बहुत बड़ा प्लानिंग स्कोप है। ITC प्लानिंग आप ऐसे करो कि आपके पास सफिशिएंट बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बचे, जिससे आप उसका रिफंड ले सको। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आप कैसे बैलेंस कब लोगे, क्या कब नहीं लोगे, इसका एक अच्छा प्लानिंग हो सकता है। उसके बाद आपको विद पेमेंट ऑफ टैक्स में रिफंड में जाना है कि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में जाना है, ये आपके पास ऑप्शन है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको आपको कंसिडर करना है, जिसके बेसिस पे आप प्लानिंग कर सकते हो कि आपका क्रेडिट एक्यूमुलेशन ज्यादातर होता है कि आपका कैश में पेमेंट होता है, या फिर आपका कैपिटल, अगर आपका क्रेडिट ज्यादा एक्यूमुलेट होता है मान लो आप, और आपका कैश में पेमेंट कम होता है, तो आप सोचोगे कि आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स लो जिससे आपको क्रेडिट आ जाए आपके पास। अगर आप कैश में पेमेंट ज्यादा करते हो तो आप सोचते हो कि आप कैश में ले लो उसका रिफंड, राइट? प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया आप इनपुट और इनपुट सर्विसेज का रिफंड ले सकते हो, कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं ले सकते इन केस ऑफ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर इनटू आईटीसी में सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विसेज का रिफंड मिलता है, कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता। अगर आपका कैपिटल गुड्स का रिफंड आप चाहते हो आपको मिले तो आप एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आपका सब्सटैंशियल अमाउंट है। अगर आपका आउटपुट टैक्स बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो आप विद पेमेंट लोगे तो आपका रिफंड भी कम आएगा। अगर आपका आउटपुट टैक्स बहुत ज्यादा है तो आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स करोगे तो रिफंड ज्यादा आएगा। तो ये भी आपके लिए आ सकता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉस्ट फॉर फाइलिंग रिफंड, गुड्स के लिए आपको पता है कि एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स का रिफंड ऑटोमेटिक आता है, राइट? और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें कॉस्ट आता है। तो आपके लिए वो कॉस्ट सूटेबल है कि नहीं वो आप देखो, राइट? फंजिबिलिटी बिटवीन द टू ऑप्शंस, कितना इजीली आप एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में मूव कर सकते हो, राइट? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट बाय कुरियर एंड ऑटोमेटिक रिफंड, सी अगर आप कुरियर में जाते हो तो आप, अगर कुरियर मोड में ऐसा है कि आपका रिफंड एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स में बहुत मुश्किल होता है मिलना, तो इन दैट केस आपको रिकमेंडेड है कि आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जाओ अगर आप कुरियर के थ्रू एक्सपोर्ट करते हो तो, राइट? थैंक यू सो मच, आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन डेप्थ, रिफंड का चैप्टर जो हमने पार्ट 1 डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ पेशेंट हियरिंग, सी यू इन पार्ट 2 ऑफ रिफंड चैप्टर।